Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, and I'm today with the part second of the previous video, crisis intervention. The contents to be covered today will be anticipatory grief, the resolution of grief, maladaptive grief responses, and its treatment. First of all, anticipatory grief. Basically, yesterday also I told you a brief introduction about the anticipatory grief कि मतलब होता क्या है, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल को लॉस का एंटिसिपेशन पहले से ही होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि बिफोर कि एक्चुअल लॉस हो, उसको पहले से ही मालूम होता है कि मैं इस चीज़ को खोने वाला हूँ, तो वो पहले से ही ग्रीविंग प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है ना. सो एंड फिर पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल दे एक्सपीरियंस द ग्रीफ बिहेवियर जब वो एक्चुअल लॉस हुआ होता है, ठीक है ना. मगर उसको एक टाइम मिलता है प्रिपेयर होने का, यू नो, ही गेट्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द लॉस एंड उसकी वजह से जो वो फैसिलिटेट करता है मॉर्निंग प्रोसेस को, या एक्चुअल जब उसका लॉस होता है उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है उस मॉर्निंग की, या इंटेंसिटी ऑफ जो रेस्पॉन्सेस है वो डिक्रीज़ होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल द कैंसर क्लाइंट, ठीक है ना, उसके पहले ही घर वालों को भी पता होता है और उसको भी पता होता है मे बी आई एम नॉट गेटिंग ट्रीटेड, दिस रिकवर नहीं हो, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं हो तो मेरी लाइफ को थ्रेट हो सकता है. और उसके घर वालों को भी पहले से ही, यू नो, दे आर माइंड सेट बन जाता है, वो पहले से ही ये ग्रीविंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. और जब वो एक्चुअल लॉस होता है तब वो मॉर्निंग प्रोसेस, ग्रीविंग प्रोसेस एक शॉर्ट पीरियड का बन जाता है, मगर एक्सपीरियंस हो जाता है उनको उससे. तो एंड दिस कभी कभी ये प्रीमैच्योरली ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइंड सेट के दौरान ये होता है कि मैं इस लाउड वन को खोने वाला हूँ. सो दे, यू नो, एंटिसिपेट द ग्रीविंग एंड एक्सपीरियंस दिस एंटिसिपेटरी ग्रीफ ऑफ अ डाइंग पर्सन. एंड जो यू नो फैमिली मेम्बर्स है, दे डिसएंगेज इमोशनली फ्रॉम द डाइंग पर्सन ऑटोमेटिकली, एंड वो उनको पहले ही से दिमाग में होता है कि नहीं, अब हमें अब ये चले जाने वाला है, ऐसा कुछ. तो वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो पहले ही वो करके रखते हैं, एक तरह से माइंड सेटअप करके रखते हैं कि दे हैव गॉन, एंड एक तरीके से फिर वो प्री एस्टैब्लिश करते हैं दिस ग्रीविंग प्रोसेस. सो दैट इज़ कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी ग्रीफ. नेक्स्ट इज़ द रेजोल्यूशन. अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रीविंग प्रोसेस, अगर हम बात करेंगे रेजोल्यूशन कैसे होता है इस ग्रीफ का, क्योंकि चाहे जो स्टेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे यस्टरडे, उसके बाद वो स्टेजेस ख़त्म होने के बाद रेजोल्यूशन फेज़ इज़ मस्ट, कि मतलब क्लाइंट ठीक होता है. जब उसको एक लॉस होता है फिर वो थ्रू दीज स्टेजेस गुजरता है, उसके बाद रेजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना. मगर ये जो ग्रीफ रेस्पॉन्स है ये वीक्स तक भी चल सकता है और टू द ईयर्स भी चल सकता है, ठीक है ना. एंड हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हरी भी नहीं करनी चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी एक इंडिविजुअल में रिजॉल्व हो जाए. नहीं, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, एंड वी हैव टू लेट एवरी इंडिविजुअल, उसको अलो करना है कि वो अपने वर्क, अपना प्रोग्रेस करे थ्रू देयर ओन पेस, कि उनको कितना टाइम लगता है इस ग्रीफिंग से बाहर निकलने के लिए. एंड बिकॉज हमने ये भी पाया गया है कि जब लाउड वंस की डेथ होती है या उनका ग्रीफ होता है, इट लास्ट्स फॉर ईयर्स, ठीक है ना, ईयर भी लग सकता है उसको. And during which the grieving person, they experience a significant, you know, amount of this grieving, and वो उसको as a anniversary date भी बोलते हैं, मतलब उसको याद रहता है कि इस दिन मैंने इसको खोया या वगैरह, वो उसको as a time, you know, रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है ना, कि my loved one is not present at this date, and पिछले साल इस डेट पर ही ऐसा कुछ हुआ. सो ऐसा चलता रहता है. एंड दिस
ग्रीफ, अगर हम लेंथ की बात करेंगे ग्रीफ प्रोसेस की, इट में प्रोलॉन्ग फ्रॉम बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। अब कभी कभी लव हेट एसोसिएशन होता है, ठीक है ना, मतलब वो इसको नफरत कर रहा होता है, अब वो चला गया, फिर उसको गिल्ट रहता है, हाँ मैंने इसके साथ, वो एक बर्डन जैसा उसको गिल्ट का होता है, मैंने इसके साथ कभी ऐसा बुरा किया था, ठीक है ना। सो many of the factors they affect this length of the guilt process, ठीक है ना। गिल्ट लेंथ भी हो सकता है, दिस गिल्ट द वन जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ गिल्ट, ये बढ़ा भी सकता है इस ग्रीफ रिएक्शन को बाय प्रमोटिंग विच टाइप ऑफ फीलिंग्स लाइक एंगर टुवर्ड सेल्फ, है ना, बिकॉज ही मे हैव डन समथिंग, कमिटेड रॉन्ग डूइंग्स और बिहेवियड अनएक्सेप्टेबली मैनर टुवर्ड्स द लॉस्ट वन नाउ, ठीक है ना। या परहैप्स द ग्रीविंग person may feel that his behavior was not good with the person जो अब नहीं रहा, ठीक है ना। So there are various number of factors which may lengthen the grief process. And अगर हम anticipatory grieving की बात करेंगे, हाँ, तो ये ऑब्वियसली जैसे अभी हमने बात की थी, इट शॉर्टन्स द ग्रीफ रेस्पॉन्सेज इन मेनी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कि एबल होते हैं टू वर्क थ्रू सम ऑफ द फीलिंग्स बिफोर द लॉस एक्चुअल लॉस ऑकर्स। एंड अगर सडन लॉस होता है या अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है तो मॉर्निंग में टेक लॉन्गर टाइम देन इट वुड टेक इफ़ द इंडिविजुअल ऑलरेडी नोज कि एंटिसिपेटरी लॉस होने वाला है या एंटिसिपेशन ऑफ द लॉस उसको होगा ऑलरेडी, तब मॉर्निंग कम टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू द अगर लॉस सडन होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे लेंथ ऑफ द ग्रीविंग प्रोसेस वो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स से मतलब अफेक्ट होती है ऑफ और वेदर ही और शी वेदर अ पर्सन इज़ एबल टू कंप्लीट वन ग्रीफ प्रोसेस। अभी एक ख़त्म ही नहीं हुआ है ग्रीफ प्रोसेस की कोई और लॉस होता है, वो भी एक फैक्टर बन सकता है कि लॉन्ग प्रोसेस ले, ठीक है ना। पर्टिकुलरली यूजुअली इन द अडल्ट इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करते हैं न्यूमरस टाइप ऑफ लॉसेस लाइक स्पाउस का लॉस, फ्रेंड्स का लॉस, रिलेटिव्स का लॉस, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होम या पर्सनल पोजेशंस, पैट्स, कुछ भी हो सकता है। उन इंडिविजुअल्स को अभी वो एक से उभरे नहीं होते हैं तो दूसरा लॉस होता है, तो उनमें वो चीज़ें ज़्यादा टाइम ले सकती है। एंड फिर उसकी वजह से एक चीज़ होती है जिसको हम ब्रीवमेंट ओवरलोड बोलते हैं, जिसमें इंडिविजुअल को इम्पॉसिबल टास्क्स ऑफ द ग्रीफ वर्क करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। सो ये जो टोटल रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है मॉर्निंग का, ग्रीफ का, it is very much it occurs differently in different individuals and कि हर एक इंडिविजुअल कैसे अपने उस रिलेशनशिप को देखता है, कैसे अपने उस लॉस एंटिटी को देखता है, वो कैसे वो एक्सेप्ट करता है बोथ प्लेजर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, द पॉजिटिव थिंग्स एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बोथ एसोसिएशन में रेजोल्यूशन फेज अफेक्ट होता है। एंड इफ़ इट इज़ डिसऑर्गेनाइजेशन और द इमोशनल पेन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस किया है उसने या टॉलरेट किया है, तो वो एक प्रीऑक्यूपेशन भी रह सकता है इस पर्सन के लिए कि पहले हुआ है ऐसा, अब मुझे कम टाइम लग रहा है, अब अगर दूसरा लॉस है तो उसको रेजोल्यूशन में कम टाइम लग सकता है। सो दिस वाज अबाउट द रेजोल्यूशन। नाउ माल एडेप्टिव ग्रीफ रेस्पॉन्सेस कि जब माल एडेप्टिव रेस्पॉन्सेस टू द लॉस होता है, जब इंडिविजुअल कैपेबल ही नहीं होता है, ही इज़ नॉट एबल टू सेटिस्फैक्टरीली प्रोग्रेस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस जो हमने डिस्कस किए टू अचीव दिस रेजोल्यूशन फेज। और दीज रेस्पॉन्सेस यूजुअली ऑकर व्हेन द इंडिविजुअल बिकम्स फिक्सड इन पर्टिकुलर फेज, फॉर एग्जाम्पल इन डिनायल फेज, एंगर फेज ऑफ द ग्रीफ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। So there are various several grief responses which have been identified as pathological, because अगर वो stagnant रहा किसी phase पे तब वो pathological बन सकता है, जैसे yesterday भी हमने उसके बारे में बोला था। And they include responses that are of three types: prolonged हो सकता है, delayed हो सकता है, या what is called as और inhibited और distorted grief हो सकता है। अब पहला होता है prolonged response, जब वो देता है
ग्रीफ के लिए. सो ये इट इज़ वेरी मच कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीऑक्यूपेशन विद द मेमोरीज ऑफ द लॉस्ट एंटिटी फॉर मैनी ईयर्स. अगर लॉस भी हुआ होगा लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत सालों तक ये प्रीऑक्यूपेशन उसके दिमाग में ऑलरेडी मेमोरीज़ में सिर्फ उसके बारे में इंटेंस मेमोरीज़ रहती है कि मेरे साथ ये लॉस हुआ. ठीक है ना, जिसकी वजह से बिहेवियर्स एसोसिएटेड जैसे कि स्टेजेस ऑफ डिनाइल में जो बिहेवियर होगा या एंगर में वो मैनिफेस्ट होता है और डिसऑर्गेनाइजेशन टोटली हो जाती है किसके रिलेटेड, उस इंडिविजुअल के फंक्शंस को आल्टर करती है, उसको इंटेंस इमोशनल पेन देती है टुवर्ड्स द लॉस्ट एंटिटी. ठीक, ये एविडेंस होता है जब वो एक इस प्रोलॉन्ग्ड रेस्पॉन्स में रहता है, चाहे वो पर्सन अटक जाए किस वाले स्टेज पे, डिनाइल और एंगर स्टेज पे. Next is the delayed or inhibited response. In delayed or inhibited response, individual क्या हो जाता है, it becomes fixed in the denial stage. ठीक है ना, of grieving process, and the emotional pain which is associated with the loss is not experienced, but क्या उसको बोलते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ जाता है, फोबियाज आ जाते हैं, जैसे कि फोबियाज में काम और सोमैटिक सिम्टम्स, उसको बॉडीली सिम्टम्स आ जाते हैं, स्लीपिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इंसोमनिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसको आ जाती है because he gets stagnant in the denial phase, and the individual remains in the denial phase for many years, जब तक कि grief loss response उसको trigger is not triggered by a reminder of the loss or even by the another अनरिलेटेड लॉस. फॉर एग्जाम्पल उसको बार बार कहेंगे अरे ये तो चला गया या ये तो अब नहीं रहा आपकी लाइफ में, जब तक वो ट्रिगर नहीं होता तब तक वो इसी डिनाइल फेज में रहता है ना, टोटली उधर ही अटका होता है. द थर्ड वन इज़ द डिस्टॉर्टेड रेस्पॉन्स. जो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करते हैं ये डिस्टॉर्टेड रेस्पॉन्स, बेसिकली दे गेट फिक्सड इन द एंगर स्टेज, ठीक है ना, ऑफ ग्रीविंग. और इन डिस्टॉर्टेड रेस्पॉन्सेज जो भी नॉर्मल बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद द ग्रीफ है, जैसे कि हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, सैडनेस है, एंगर, गिल्ट, जो भी हमने बात की थी, वो एग्जरगेट हो जाता है. ठीक है ना, आउट ऑफ द प्रपोर्शन टू द सिचुएशन. जितनी सिचुएशन होती नहीं है बट उससे ज़्यादा ये चीज़ें दिखने को मिलती है. और इंडिविजुअल ही टर्न्स द एंगर टुवर्ड्स द सेल्फ, ईदर ही टर्न्स एंगर टुवर्ड्स द सेल्फ और इज़ कंज्यूम्ड बाय ओवरवेलमिंग डिस्पेयर, या अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लिविंग आर नॉट परफॉर्मड, एंड द पैथोलॉजिकल जो डिप्रेशन है वो इसमें ग्रीफ रेस्पॉन्स में आ जाता है जब वो डिस्टॉर्टेड रेस्पॉन्स ऑफ द ग्रीफ दिखा देता है. नाउ ट्रीटमेंट क्या होता है. नॉर्मल ग्रीफ अगर हम बात करें, क्योंकि वो नॉर्मल होता है एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ट्रीटमेंट, ठीक है ना. वाइल अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मेडिकेशंस कभी हमें देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग बिहेवियर्स, बिकॉज ही में बी हार्मफुल टुवर्ड्स द सेल्फ एंड द अदर्स इफ़ ही इज़ इन द डिप्रेशन, पैथोलॉजिकल, या किसी एंगर बर्स्ट आउट हो गया, या कोई ऐसे सिम्टम्स हो गए जैसे मैंने बोला फोबियाज, इंसोम्निया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, तो हमें मेडिकेशन की ज़रूरत तब पड़ती है. बट एज अ नर्स व्हाट यू कैन डू as the nursing intervention, you can provide, ये मैं लिस्ट करके लिख रही हूँ, but you have to make the diagnosis and the nursing diagnosis and the nursing intervention totally different. अलग अलग तरीके से एक nursing diagnose बनेगा और उसके बाद उसके interventions बनेगी. ये general interventions है कि आप उसको accepting environment provide करोगे, उसका अच्छे से सुनोगे, welcome environment दोगे ताकि जो भी वो discuss करे अपने बारे में, you have to listen, you have to encourage that he or she ventilates each of his feelings ताकि catharsis हो, ठीक है ना. अगर उसका mind divert करना है, you have to provide the diversional activities like sports के बारे में उसको बोलना है, music, whatever he likes, diversional activities उसको provide करना है. and you have to give educate knowledge कि क्या symptoms हो सकते हैं grief के, ठीक है ना. and you have to make clear कि वो goal directed activities करे अपनी life में,
वो सेट करे हर दिन के गोल्स और वो अचीव करने में लग जाए उस गोल को, ताकि उसका माइंड अपने गोल्स की तरह रहे एंड ही gets more and more closer towards the healthy life. And we have to bring sometimes in a group therapy के जिसको वैसा ही लॉस हुआ होगा, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट द लॉस, एंड उसको भी लगे कि नो आई एम नॉट द ओनली इंडिविजुअल जिसको ये लॉस हुआ है. देयर आर कंपेनियंस, देयर आर सोशल्स एंड इमोशनल सपोर्ट्स जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. These are the general nursing interventions which you can provide. That was all about today's topic. I'll be with the part 3 of the video soon, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.